जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो है पृथ्वी के परिमंडल यानी हमारा जो पृथ्वी है उसके परिमंडल के बारे में जानेंगे। तो परिमंडल क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो परिमंडल का अर्थ होता है आसपास के क्षेत्र, यानी हम पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र के बारे में जानेंगे और जानेंगे पृथ्वी के कुछ परत के बारे में। तो चलिए हम पहले जानते हैं पर्यावरण के कुछ घटक के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया पर्यावरण के प्रमुख 3 घटक है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं इसके बारे में, यानी ये जो हमारा पर्यावरण शब्द जो आपको दिखता है इसे क्या कहते हैं। तो यह परिवेश यानी यह परिवेश जिसमें हम लोग रहते हैं, यानी कहे तो आसपास के वातावरण जिसमें हम रहते हैं इसे, और इसके मतलब पर्यावरण जो है वह सजीव और निर्जीव जो प्राणी है उसके एक कारक है। यानी कहे तो ये पर्यावरण में हमारे जल उपलब्ध है, वायु उपलब्ध है और भी जो एक प्राणी के लिए आवश्यक तत्व है वो सब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है। इसलिए यह जीवित प्राणियों का एक कहे तो क्या जीवन दाता कहे तो ये पर्यावरण हमारे जीवन दाता है। इसी के माध्यम से हम लोग पर्यावरण यह धरती पे जीवित है। उसके बाद हम जानते हैं पर्यावरण के बारे में यह क्या है। तो पर्यावरण जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कहे तो परिजोर आवरण, यानी हमारा जो पर्यावरण शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक परि और आवरण। तो हम जानते हैं परि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी जैसा कि आपको बताया चारों तरफ घेरा हुआ, जैसे कि हमारे जो पृथ्वी हो गए उसके जो आसपास के जो वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं पर्यावरण के प्रमुख भाग के बारे में। तो पर्यावरण 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के बारे में, यानी पृथ्वी के जो भाग आते हैं, यानी हम पृथ्वी में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे हम भूमंडल का, वायुमंडल का, उसका जल मंडल का, इन सभी चीजों का हम ये प्राकृतिक पर्यावरण में अध्ययन करेंगे। और मानव निर्मित पर्यावरण की बात करेंगे तो उसमें हम सड़क के बारे में जानेंगे, परिवहन के बारे में जानेंगे, यानी जो मानव द्वारा बनाए गए चीजें हैं उसके बारे में हम मानव निर्मित पर्यावरण में जानेंगे। और प्राकृतिक में यानी प्राकृतिक रूप से जो बनाए गए हैं चीजें उसको हम प्राकृतिक पर्यावरण में अध्ययन करेंगे। तो आज हम बताते हैं आपको, यानी ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें हम प्राकृतिक रूप से जो चीजें हैं उसी के बारे में जानेंगे। तो हम आज प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानेंगे और उसमें जो पॉइंट्स है, यानी कहे तो ये भूमंडल हो गए, यानी हमारे पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं भूमंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जीव मंडल, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे भूमंडल के बारे में, यानी कहे तो हमारे पृथ्वी के जिस पर हम लोग रहते हैं उस परत के बारे में जानेंगे। तो हम ये आप लोग को माइंड में आ रहा होगा पृथ्वी के किस परत पर हम रहते हैं, यानी हमारे जो पृथ्वी है उसमें 3 परत है तो हम उसको बताते हैं और हम किस परत पर रहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे पृथ्वी में 3 परत है, यानी ये 3 परत हो गए। और हम किस परत पर रहते हैं, तो ये ऊपर वाले परत पर हम लोग रहते हैं, यानी ये ठोस परत है जिस पर हम लोग रहते हैं उसे हम भूमंडल के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो परत है इसका नाम भूमंडल है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यानी अब बीच वाले परत की बात करेंगे। तो देखते होंगे जो जब कल और मतलब खोदा जाता है तो हम जमीन को खोदते हैं तो उसके नीचे वाले परत का नाम बताते हैं आप, यानी जमीन को जो खोद कर हम कल जो गाड़ते हैं वह बिचली परत पर करते हैं तो इसका नाम है मेंटल। अब लास्ट परत की बात करेंगे, यानी सबसे निचली परत का, तो इसका नाम है क्रोड।
यानी कहे तो इन सभी जो बीच वाले भाग होते हैं यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है और अत्यधिक कठोरता बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम धरती के नीचे खुदाई करेंगे तो वहाँ अत्यधिक गर्मी भी और होती जाएगी और कठोरता भी बहुत अधिक होती जाएगी। तो अब हम जानते हैं जिस मंडल की हम लोग बात करेंगे यानी भूमंडल के बारे में, तो हम अभी भूमंडल के बारे में जानेंगे। तो भूमंडल जो है वह किस चीजों से बना हुआ है तो इसके बारे में जानेंगे। तो यह भूपर्पट्टी के चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं और मिट्टी से मिलकर बने हुए हैं जिस पर जीवों को पोषण मिलता है। यानी हम जिस भाग पे रहते हैं वह भूमंडल है और भूमंडल जो है वह भूपर्पट्टी के चट्टानों से बने हुए हैं और मिट्टी से बने हुए हैं और यहाँ पर जीवों को पोषक तत्व मिलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानेंगे ये जो हमारा भूमंडल है उसको दो भागों में बांटा गया है इसके बारे में। तो जैसा कि हम आपको पिछले चैप्टर में बताए थे, जो हमारा जो पृथ्वी है उसका 3/4 भाग पानी का है और एक चौथाई की बात करें तो यहाँ पर स्थल है। यानी 71% भाग हमारे पृथ्वी पर पानी का है और 29% की बात करेंगे तो वह स्थल है। तो अंतरिक्ष यात्री अगर ऊपर से हमारे पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का अधिकांश भाग नीला रंग का दिखाई देता है। तो इसलिए उन्होंने पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी पुकारते हैं। यानी नीला पृथ्वी जो हमारा ग्रह है उसको हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो हम अभी यही जानेंगे यानी हमारे जो भूमंडल के जो दो प्रकार है इसके बारे में। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं जो हमारा जो पृथ्वी है उसका 71% भाग पानी का है और ये 29% स्थल का है। तो इसका भी नाम है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो 29% का भाग है यानी जो स्थल वाले भाग है उसे हम महाद्वीप के नाम से जानेंगे और जो जल वाले भाग है उसको हम जलीय बेसिन के नाम से जानेंगे या कहे तो महासागरीय बेसिन के नाम से जानेंगे। यानी जैसे कि आपको बताते हैं ये वाले भाग स्थल का हो गया तो इसे हम सागरीय ये वाले भाग को हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानेंगे और जो स्थल वाले भाग है जो 29% भाग है उसे हम महाद्वीप के नाम से जानेंगे। यानी ये हो गए महासागर और ये हो गए महाद्वीप। तो हम इसी के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानते हैं जो हमारे जो विश्व में सबसे ऊंचा शिखर की बात करेंगे तो उसके बारे में। तो विश्व में सबसे ऊंचा शिखर की बात करेंगे तो वह माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो उसका ऊंचाई है 8848 किलोमीटर। यानी यह सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसको याद रखिएगा जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। यानी आपसे पूछा जाए माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है तो वह वर्तमान में नेपाल में स्थित है और एनसीईआरटी के मुताबिक इसका ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका ऊंचाई है 8848। तो इसको याद रखिएगा। अब हम आगे जानते हैं। अब सागर के बारे में जानेंगे यानी गहरा भाग के बारे में जानेंगे। यानी कहे तो विश्व में सबसे गहरा भाग क्या है तो वह प्रशांत महासागर के एक मोर्तियाना गर्त है वह है। यानी सबसे गहरा भाग की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर में एक मोरियाना गर्त है जिसकी मतलब गहराई की बात करेंगे तो 11,022 है। यानी ये जो प्रशांत महासागर है उसमें गहराई जो है वह 11,022 किलोमीटर है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं ये जो हमारा जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट उस पर चढ़ने वाले यानी उसकी ऊंचाई की गणना किसने किया था उसके बारे में पता किसने किया था इसके बारे में जानेंगे। तो एक जापान के व्यक्ति थे, उसके बाद एक भारतीय व्यक्ति थे, उन्होंने मिलकर मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर उसके बारे में अध्ययन किए थे। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो एक महिला थी जापान की जिसका नाम था जुको ताइबेई। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के उसके बारे में पता किए थे। तो हम पहले जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में। तो एक न्यूजीलैंड के व्यक्ति थे एडमंड हिलोरी जिन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की मतलब ऊंचाई के बारे में गणना किए थे। और एक भारतीय व्यक्ति थे तेंजिंग
शेरप्पा, उन्होंने भी यानी ये जो एडमंड जो हिलोरी है और तेंजिंग जो शेरप्पा है, इन दोनों ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ के उसके बारे में गणना किए थे, अध्ययन किए थे और इन्होंने ही बताए थे जो माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वह 8884 किलोमीटर है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जब पुरुषों ने इसका मतलब गणना किए थे, उसके बाद महिलाओं ने सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते, अब हम लोग भी करेंगे। तो विश्व की जो पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर के बारे में अध्ययन किया था, उसकी ऊंचाई के बारे में जानने की प्रयास की थी, वह थी जापान की महिला जुको ताइबेई। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, यानी ये अंतरिक्ष में यानी माउंट एवरेस्ट शिखर पर जाके इसके बारे में अध्ययन किए थे। तब हमारे भारतीय महिला भी एक थी। इन्होंने सोचा कि जब भारत के पुरुष ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो फिर भारतीय महिला एक थी बछेंद्री पाल। इन्होंने भी 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर जाकर इसके बारे में अध्ययन किए थे। तो याद रखिएगा, ये भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के बारे में अध्ययन किए थे। तो इसको याद रखिएगा। अब हम जानते हैं महाद्वीप के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे जो महाद्वीप की संख्या कितनी है, तो वह 7 है और हमारे पृथ्वी पर प्राचीन समय में एक महाद्वीप और एक महासागर थे, लेकिन उसमें विखंडन के कारण अब वह 7 भागों में बट गए। इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं महाद्वीप के बारे में। देखिए, ये हमारा पृथ्वी हो गया और पहले यहाँ पर एक ये वाले भाग महाद्वीप थे और ये वाले भाग जो दिख रहा है यह महासागर थे, सागर। तो महासागर तो वैसे ही रह गए, लेकिन महाद्वीप जो था उसमें विखंडन हो गया और वह 7 भागों में विभक्त हो गया। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ये एक महासागर हो गया। पहले तो यह एक ही था, उसके बाद देखिए इसमें पहले बीचों बीच विखंडन हुआ, यानी टूटा पहले बीचों बीच, उसके बाद यह टूटा, फिर ऊपर वाले भाग से फिर आधा हो गया, उसके बाद फिर विखंडन हुआ, तो फिर ये 2 भागों में बट गया और ऐसे ही करते करते यह 7 भागों में विभक्त हो गया। इस तरह 7 भागों में विभक्त हो गया। तो हम अभी इसके बारे में जानेंगे और कौन कौन से महाद्वीप है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। ये वाले भाग को हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये वाले भाग को हम दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानेंगे। उसके बाद ये वाले जो भाग दिख रहा है इसे हम यूरोप के नाम से जानते हैं, यूरोप महाद्वीप के नाम से जानेंगे। उसके बाद ये जिसमें हम लोग रहते हैं यह एशिया महाद्वीप है, यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये नीचे वाले भाग जो आपको दिख रहा है इसको हम अफ्रीका महाद्वीप के नाम से जानेंगे। अब ये वाले जो भाग दिख रहा है इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानेंगे। और ये जो सबसे ये नीचे वाले जो दिख रहा है इसे हम अंटार्कटिक महाद्वीप के नाम से जानेंगे। यानी इस तरह से हमारे जो महाद्वीप थे वह 7 भागों में विखंडन होकर बन गए और ये 7 भाग जैसा कि आपको बताया, एक उत्तरी अमेरिका था, एक दक्षिणी अमेरिका था, एक एशिया था, एक यूरोप था, एक अफ्रीका महाद्वीप था, उसके बाद एक ये अंटार्कटिक महाद्वीप था। उसके बाद कहे तो ये यानी
यूरोप महाद्वीप था। इस तरह से 7 महाद्वीप बन गए। तो अब हम मानचित्र के माध्यम से इन सभी महाद्वीप के बारे में बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए हम आपको बुक के माध्यम से बताते हैं। तो हम आपको बारी बारी से सब महाद्वीप के बारे में जानेंगे, यानी आकार के हिसाब से हम महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़े आकार की महाद्वीप की बात करेंगे, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया ये एशिया, जिसमें हम लोग रहते हैं। और इसमें सबसे बड़े देश की बात करेंगे, यानी तो भारत होगा, यानी सबसे जनसंख्या घनत्व वाला ये द्वीप हो गया एशिया। तो इसको याद रखिएगा। तो ये देखिए, ये आपको ये मानचित्र का ये नक्शा है। तो इसमें ये एशिया जो दिख रहा है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये हमारा ये जो मानचित्र आपको ये पृथ्वी जो दिख रहा है, इसमें आपको जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, पृथ्वी के बीचों बीच ये खींचे गए रेखा को हम विषुवत रेखा बताए थे। उसके बाद ये वाले भाग को हम बताए थे कर्क रेखा। उसके नीचे वाले भाग था उसे हम मकर रेखा के बारे में बताए थे। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर हम आएंगे तो ये आर्कटिक रेखा था। और नीचे वाले यानी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे निचला भाग था यह अंटार्कटिक रेखा था। तो हम अभी जानेंगे महाद्वीप के बारे में। तो ये वाले जो भाग आपको दिख रहे हैं, यानी पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो एशिया जो महाद्वीप है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी बताए थे ही आपको, ये विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते थे। उसके बाद नीचे वाले भाग की बात किए थे तो इसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते थे। तो ये एशिया जो है ऊपर वाले भाग में है। तो एशिया जो है ये ऊपर वाले भाग में है, तो इसलिए यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और यह उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी यह उत्तर और पश्चिम जो पूर्व जो दिशा है उसके बीचों बीच दिख रहा है। तो इसलिए यह जो हमारा एशिया महाद्वीप है वह उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। उसके बाद हम जानेंगे ये हमारे जो ये एशिया महाद्वीप है इसमें तिब्बत के पठार उपस्थित है, यानी हमारा जो ये एशिया महाद्वीप है उसमें तिब्बत का पठार उपस्थित है। और यह तीनों साइड से यह जल से घिरा है, यानी देख सकते हैं, यानी इस साइड से भी जल है, इस साइड से भी जल है और इस साइड से भी जल है। तो इसलिए इसे हम प्राद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। यानी देख सकते हैं यहाँ पर एशिया जो महाद्वीप है, यहाँ पर भारत है मेरा, जिसमें हम लोग रहते हैं, ये भारत। और भारत के इस साइड भी ये पानी दिख रहा है, इस साइड भी पानी दिख रहा है और इस साइड भी। तो इसलिए भारत को हम प्राद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये कहे तो एशिया और यूरोप एक ही साथ रहता, लेकिन एक यूराल पर्वत है जो बीचों बीच इसे घेरता है, यानी दोनों महादेव देश के बीचों बीच घेरता है। यानी कहे तो हमारा जो महादेश है वह एक साथ सटे हुए नहीं है, यानी पानी उसे बीचों बीच काटता है, यानी रोका करता है। तो उसमें एक यूराल पर्वत है जो एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से मिलने से बचाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे, जो दूसरा महाद्वीप है। तो यूरोप जो महाद्वीप है वह सहारा रेगिस्तान में स्थित है, यानी हमारा जो यूरोप महाद्वीप है वह वहां पर सहारा रेगिस्तान स्थित है। और यह विषुवत रेखा यानी देशांतर रेखा के बीचों बीच आता है। यानी आपको हम बताए थे पिछले चैप्टर में विषुवत रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। तो ये देख सकते हैं यानी पृथ्वी जो हमारा ये बीच वाले भाग, ये जो पृथ्वी है और बीचे बीच जो आपको खींचने वाले जो रेखा जो दिख रहा है इसे हम विषुवत देशांतर रेखा बोले थे। और ये वाले भाग को हम अक्षांश रेखा बताए थे। तो हमारा जो यूरोप महाद्वीप है वह देशांतर रेखा के बीचों बीच आते हैं और यह एशिया महाद्वीप से सटे हुए हैं। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं, जो एशिया यानी एशिया के बाद दूसरे नंबर पर यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो है अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये भी तीनों साइड से जल से घिरा हुआ है, यानी ये साइड भी ये अफ्रीका महाद्वीप के जल से घिरा हुआ है, ये भी साइड जल से घिरा हुआ है, ये भी साइड जल से घिरा हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप से ही नील नदी होकर गुजरती है। और ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके बीचों बीच ये विषुवत रेखा काटती है, यानी अफ्रीका के बीचों बीच विषुवत रेखा काटती है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम
अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वह महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप। तो इसको याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अब हम अगला महाद्वीप की ओर चलते हैं जो है दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाले भाग, ये दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप है। जो अमेजन नदी यानी विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, जो अमेजन नदी है वह दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप से ही होकर निकलती है। और सबसे ऊंचा पर्वत की बात करेंगे तो जो एडीज पर्वत है यानी विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत एडीज पर्वत है, वह भी दक्षिणी अमेरिका में ही है स्थित। तो इसको याद रखिएगा। और ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये दो महासागरों के बीच में उपस्थित है, एक प्रशांत महासागर और एक अटलांटिक महासागर के बीचों बीच में है। तो इसको याद रखिएगा। अब हम अगले महाद्वीप की ओर चलते हैं जो छोटा महाद्वीप है यानी सबसे छोटा महाद्वीप की बात करेंगे तो वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो सबसे कम घनत्व वाला यानी जनसंख्या घनत्व वाला है और सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये जो महाद्वीप है यह मकर रेखा के बीचों बीच होकर गुजरती है, यानी ये वाले भाग जो आपको बताए थे पृथ्वी में जो ये मकर रेखा है तो इसको बीचों बीच घिरती है। और ये जो महाद्वीप है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा ये है, लेकिन ये जो महाद्वीप है उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा भी नहीं है, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके दोनों साइड पानी से घिरा हुआ है, यानी ये साइड और ये साइड यानी सब साइड यानी ये पानी के बीच में उपस्थित है, इसलिए इसे हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लास्ट महाद्वीप की बात करेंगे जो है अंटार्कटिक महाद्वीप। तो इसको याद रखिएगा, यह बर्फ की परतों से ढका हुआ है। जैसा कि हम आपको बताए थे ये फिगर के माध्यम से यानी पृथ्वी के फिगर के माध्यम से आपको बताए थे, जो इस तरह से हमारा पृथ्वी था और इसे बीचे बीच जो घेरने वाली रेखा थी विषुवत रेखा, उसके बाद ये जो मकर रेखा और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, उसके बाद ये अंटार्कटिक रेखा बताए थे और ये आर्कटिक रेखा बताए थे। और आपको बताए थे जब सूर्य का जो किरण पड़ता है वह इस वाले भाग यानी आर्कटिक रेखा पर और अंटार्कटिक रेखा पर सीधा तरह से नहीं पड़ता है, यानी यहाँ पर हमारे सूर्य का किरण जो अच्छी तरह से वहां पर नहीं पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पर अत्यधिक सर्दी का मौसम रहता है। यानी जैसा कि आपको हम पृथ्वी के परत के बारे में बताए थे और बताए थे ये उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र जो था उसे हम उष्णकटिबंध क्षेत्र के नाम से जानते थे। उसके बाद हम ऊपर वाले भाग के बारे में बताए थे जो शीत कटिबंध है, यानी यहाँ पर इसलिए इसको हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंडा पड़ता है। क्यों? यहाँ पर सूर्य की किरण अच्छी तरह से इस रेखा पर नहीं पहुंच पाती है और इस जो रेखा की में बर्फ की परत अच्छी तरह से पड़ती है, यानी जब सूर्य की किरण पड़ेगी ही नहीं तो यहाँ पर अत्यधिक ठंडा होता है, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध के नाम से भी जानते थे। तो इसको याद रखिएगा। अब हम अगले वीडियो में जानेंगे पृथ्वी के अगले परत के बारे में जो है वायुमंडल और उसके बाद जलमंडल और जीव मंडल के बारे में। तब तक इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।